तो यार स्वागत है आप सबका हिडन डिटेल्स वाली ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की कुछ इंटरेस्टिंग एंड ऑसम हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने मूवी देखते समय हो सकता है कि मिस कर दिया होगा और इसे देखने के बाद आप बोलोगे क्या बात है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं उन डिटेल्स की तरफ। डिटेल नंबर 1, तो मूवी के स्टार्टिंग में कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम कुछ लोगों का पीछा करते हुए और उनसे फाइट करते हुए नजर आते हैं। और जिन लोगों से वो फाइट कर रहे होते हैं उनमें से एक कैरेक्टर का नाम होता है क्रॉसबोन, जिसे डेमियन पोइटियर ने प्ले किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही एक्टर है जिसने 2012 की दी एवेंजर्स मूवी में थैनोस के फर्स्ट अपीयरेंस के रूप में काम किया था, पर बाद में इस एक्टर को रिप्लेस कर दिया गया एंड सिविल वॉर में इसे एक दूसरे कैरेक्टर क्रॉसबोन के रूप में कैमियो करते हुए दिखाया गया। डिटेल नंबर 2, तो आयरन मैन जनरली अपने फिल्मों में अलग अलग वैरायटीज के सूट्स का यूज करता है, जिनमें से कुछ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और कुछ और भी ज्यादा बेटर होते हैं। जैसे आयरन मैन की पहली मूवी में उसने 3 सूट का यूज किया था, मार्क 1, 2 एंड 3, और आयरन मैन 2 में भी 3 सूट, मार्क 4, 5 एंड 6। उसके बाद आयरन मैन 3 में 4 सूट और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में 3 सूट का यूज टोनी स्टार्क ने किया है। पर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर इस पूरे फिल्म में आप ये नोटिस कर सकते हो कि टोनी स्टार्क ने इस पूरे फिल्म में सिर्फ एक ही सूट का यूज किया है, जो है मार्क 46। डिटेल नंबर 3, तो मूवी के स्टार्टिंग में जब टोनी एक टेक्नोलॉजी के जरिए अपने ओल्ड मेमोरीज को दिखा रहा होता है तो उसमें उसकी मॉम कहती है कि अपने पिता को गुड बाय कहो, पर टोनी ऐसा नहीं करता है और उसके बाद टोनी कभी अपने पिता से नहीं मिल पाता है। और इस बात का जिक्र टोनी 2008 वाली फर्स्ट आयरन मैन मूवी में करता है कि मैंने कभी अपने डैड को अलविदा नहीं कहा। डिटेल नंबर 4, तो मूवी के फर्स्ट फाइट सीक्वेंस के दौरान जब कैप्टन एक जहरीली गैस से भरी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है तो वहाँ जितने भी एनिमीज थे सबने गैस मास्क पहना हुआ था, पर कैप्टन यहाँ बिना मास्क के था, फिर भी उस पर गैस का कोई असर नहीं हो रहा था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि कैप्टन के अंदर जो सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट किया गया है वो कैप्टन को हर तरह की जहरीली गैस और हर तरह की बीमारियों से बचाए रखता है। डिटेल नंबर 5, तो देखो एमसीयू के मूवीज के अंदर उनके अपकमिंग कंटेंट को लेकर कई सारे ईस्टर एग्स और कई सारे रेफरेंसेस दिए होते हैं। तो हाइडा ने बकी का ब्रेन वॉश करते टाइम उसके माइंड में एक ऐसे प्रोग्रामिंग को सेट किया था जिससे कि कुछ स्पेशल टाइप्स के वर्ड अगर बकी के सामने बोला जाए तो उसका माइंड उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसके बाद बकी उन वर्ड्स को बोलने वाले पर्सन के आदेश का पालन करने लगता है। तो उन वर्ड्स में से 2 वर्ड थे होम कमिंग एंड 17, और ये दोनों वर्ड स्पाइडरमैन होम कमिंग के टाइटल और उसके रिलीज डेट को रेफरेंस दे रहे थे, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। डिटेल नंबर 6, तो सिविल वॉर मूवी के लास्ट फाइट सीन में हम आयरन मैन को एक लेजर का यूज करते हुए देख सकते हैं, और इस लेजर का यूज टोनी ने पहली बार आयरन मैन 2 मूवी में किया था, और टोनी ने ये भी कहा था कि इस लेजर का यूज वो सिर्फ एक ही बार कर सकता है, इसलिए सिविल वॉर के लास्ट फाइट में भी उसने सिर्फ एक ही बार इस लेजर का यूज किया है। डिटेल नंबर 7, तो जब बकी रोमानिया में छुपा रहता है तो उसे बाजार से प्लम नाम का एक फ्रूट खरीदते हुए दिखाया जाता है, जो कि मेमोरी लॉस जैसी बीमारियों में काम आता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रा ने बक्की का ब्रेन वॉश कर दिया था जिससे वो अपने अतीत को भूल चुका था, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने अतीत को याद करने के लिए इस फ्रूट का यूज करता होगा। डिटेल नंबर 8, तो सिविल वॉर के अंदर समुद्र के बीचों बीच इस प्रिजन को दिखाया गया है, और ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर वाला प्रिजन कॉमिक्स के अंदर भी है, पर उस प्रिजन का यूज सुपर विलन्स को कैद करने के लिए होता है, पर इस मूवी में इसके अंदर एवेंजर्स के कुछ मेंबर्स को रखा जाता है। डिटेल नंबर 9, तो जब पैगी कार्टर का फ्यूनरल हो रहा होता है तो शैरन कार्टर एक स्पीच देती है जो कि इनडायरेक्टली कैप्टन के लिए ही होता है। तो उस स्पीच में शैरन कहती है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें अपने रास्ते से हटने को कहे, पर तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम अपनी जगह पर डटे रहो और उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कहो कि नहीं तुम हटो। और कैप्टन पूरी फिल्म में ऐसा ही करता हुआ दिखाई देता है, चाहे कोई भी उसे हटने को कहे पर वो अपने रास्ते पर चलता जाता है। डिटेल नंबर 10, तो इस सीन में जब विजन अपने माइंड स्टोन से लेजर बीम फायर करता है तो ये फैल्कन को लगने के बजाय रोडी के आर्क रिएक्टर में जाकर लग जाता है, और इस सीन को देखते वक्त सबको यही लगता है कि विजन ने फैल्कन पर ही अटैक किया था, पर उसके हट जाने की वजह से वो रोडी के ऊपर जाकर लग जाती है। पर अगर आप लोग ध्यान से इस सीन को स्लो करके देखोगे तो देख सकते हो कि ये लेजर फैल्कन के ऊपर से ही पार होने वाला था, और फैल्कन इतना फास्ट भी नहीं है कि अगर उसके ऊपर विजन अटैक करे तो वो बच पाए। तो इसे देखकर कुछ समझ में आया? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और विजन के ऐसा करने का रीजन ये हो सकता है कि कुछ देर पहले ही रोडी ने वांडा पर अटैक किया था। डिटेल नंबर 11, तो यहाँ पर जब रोडी का आर्क रिएक्टर बंद पड़ जाता है तो वो तेजी से नीचे गिर जाता है, और इससे उसका कमर का निचला हिस्सा पूरा का पूरा पैरालाइज हो जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयरन मैन अपनी गलतियों से ही सीखता है, तो जब उसने स्पाइडरमैन होम कमिंग में स्पाइडरमैन को अपना बनाया हुआ सूट दिया था तो उससे पहले उसने उस सूट में पैराशूट फिट कर दिया था। डिटेल नंबर 12, तो हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि कैप्टन का शील्ड वाइब्रेनियम का बना है, जिस पर बुलेट्स और बॉम्ब जैसी किसी
भी चीज का असर नहीं होता है। पर जब ब्लैक पैंथर एंड कैप्टन आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो इस सीन में ब्लैक पैंथर अपने सूट में नाखून जैसे लगे इस वेपन से कैप्टन की शील्ड पर अटैक करता है और इससे कैप्टन की शील्ड पर बहुत सारे स्क्रैचेस लग जाते हैं। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ब्लैक पैंथर का सूट भी वाइब्रेनियम का बना था और उसमें जो उसके नाखून जैसे दिखने वाले वेपन्स लगे हुए थे वो भी वाइब्रेनियम के थे। तो ये फंडा तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, तो इसी तरह एक वाइब्रेनियम का बना हुआ वेपन ही वाइब्रेनियम के वेपन को टक्कर दे सकता है। और मूवी के एंड में जब कैप्टन अपनी शील्ड को नीचे रख के जाता है तो उस वक्त भी उस शील्ड पर हम लोग स्क्रैचेस को देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। सो यही थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की कुछ हिडन डिटेल्स। तो आप लोग कमेंट्स करके ये बताओ कि आप लोग को इसमें से कौन सी डिटेल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और ऊपर साइड एक वीडियो आ रही होगी जिसमें मैंने MCU के टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में बताया है, तो आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।